नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089482386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है उसके लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं अपनी लगातार। कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ उसको फॉलो किया करें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम अगला वीडियो देखेंगे और ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप अपनी पूरी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में एडमिशन चाहते हैं अगर उसके लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा, हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है ना, जो ऑर्गेनाइज कब कब हुई, 1930, 31 और 32। बात करें सेकंड वाले की जो कि काफ़ी पॉपुलर है, महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, रिप्रेजेंट किया उन्होंने कांग्रेस को, एज वेल एज यहाँ पे सरोजनी नायडू ने जो है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का काम किया। और इसमें राजेंद्र प्रसाद जी शामिल नहीं थे, मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा जैसे कई सारे नाम पूछे जाते हैं, रंगास्वामी अयंगर है ना, इसकी पूरी लिस्टिंग एक बार आप देखिएगा। एक्चुअली कई बार पूछा गया है ये, है ना, सेकंड वाला। तो इसमें ऑप्शन डी को और चुनेंगे। नेक्स्ट है सीमांत मानव की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो अराउंड जो है इसमें 1901 है ना ऑनवर्ड्स एक थियरी बताई गई रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट एजरा पार्क नाम था इनका पूरा, ठीक। तो सीमांत मानव का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। बेसिकली सीमांत मानव से हम क्या समझ सकते हैं या फिर क्या बताया इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये बताया कि कैसे कोई व्यक्ति एक तरीके से सस्पेंड हो जाता है 2 अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ के बीच में, ठीक है। उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं बचती है ना। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बताया था। अक्सर यूपीपीएससी की आदत है इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने की, तो थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में भी हो सके तो देखें एक बार। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार जो है आर्मरी की स्थापना की थी, ठीक। तो ये बेसिकली मैसूर किंगडम की बात हो रही है। हैदर अली को चुनेंगे यहाँ पे हम, ऑप्शन बी। इन्होंने यहाँ पे मॉडर्न आर्मरी इस्टेब्लिश की थी 1755 में, और फ्रेंच के साथ इन्होंने जो है अलाई भी किया था। फ्रेंच ऑफिसर्स को ट्रेन वगैरह भी कुछ करने से संबंधित रहे थे। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम लोग। 22 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है ना मिशन शक्ति, ठीक, तो उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत महिला सारथी जो ये मिशन स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। इसमें क्या है बेसिकली कि मुख्यमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया और इसमें कुल 51 बसों को भी है ना इनॉग्रेट किया गया है, जो कि पूरी तरीके से महिला कंडक्टर और ड्राइवर इनके द्वारा ऑपरेट की जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, उससे संबंधित ये इनिशिएटिव था। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम बने हैं ये न्यूजीलैंड के। ऑप्शन सी। महिलाओं के एम्पावरमेंट से संबंधित जो ये मिशन शक्ति है उत्तर प्रदेश का, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला मिशन शक्ति कैफे इसको स्थापित किया जाएगा, ये इसकी अनाउंसमेंट की गई है। तो ये डेवलप होगा गोंडा में, ठीक है। इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अक्टूबर 2023 में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इसको जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है इनॉग्रेट किया है, और 21 अक्टूबर को, ठीक है, न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस इंस्टीट्यूशन के स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसको डेवलप किया जाएगा यूटी जो हमारी है लद्दाख की, ठीक। हाल ही में किस देश की महिला महमा अमीनी, इनका नाम देखेंगे, इनको यूरोपीय यूनियन जो है उनके सबसे शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यूरोप के देशों का जो एक समूह है यूरोपियन यूनियन, इन्होंने ये
जो महमा अमीनी है ये ईरान की हैं बेसिकली, एक कुर्दिश ईरानियन वुमेन थी ये, और पुलिस कस्टडी में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो इनको मरणोपरांत यहाँ पे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इस अवार्ड का नाम है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, है ना, जो इसका यूरोपियन यूनियन का सबसे हाईएस्ट ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स अवार्ड। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। यहीं पे एक क्वेश्चन आप हमको जरा ये बताइए, 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है, किसको मिला है, ये हमने पहले बताया हुआ है आपको, कमेंट करें जरा इसको। 15 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो है बर्लिन जर्मनी में, इसको ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक। डेट हो सके तो देखेंगे, और थीम इसका जो है ये था डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, ठीक। ये थीम है, थीम्स को बेसिकली इंग्लिश में प्रेफर किया करिए जो लिखा हो, हिंदी में कई बार चीज़ें ट्रांसलेट गलत होती हैं, बट यहाँ पे तो खैर ठीक है। तो इस थीम के साथ 8वां आयुर्वेद दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो जो है ये एडिशन भी ध्यान रखेंगे, 8वां है, और पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ जो है 10 नवंबर को, ठीक। नेक्स्ट है अरब सागर में विकसित चक्रवात तेज, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो रिसेंटली अभी देखेंगे अरेबियन सी साइड में तेज साइक्लोन डेवलप हुआ था, और इसको मतलब जो नेमिंग की थी इंडिया ने की थी, ठीक है, ऑप्शन बी। इसका डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, है ना, अरेबियन सी। हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, इस नाम की रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वाटर स्कैरसिटी जो एक तरीके से थ्रेट है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है कुछ आंकड़े। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इन्होंने इसको रिलीज किया है 16 अक्टूबर 2023 को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द्वादश शासन व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जो हमारा 1919 का एक्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो है ये डायरकी को इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस में, और जो है जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर्ड और रिजर्व्स के रूप में भी विभाजित किया, ये प्रावधान थे। कई सारे अन्य प्रावधान भी हैं, उसको देखिए एक बार। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? तो 1878 था, ठीक है। इस टाइम पीरियड के दौरान देखेंगे तो लॉर्ड लिटन का टाइम है, इस यहाँ पे इस एक्ट को बनाया गया था, और इसमें बेसिकली ये था कि जो है जो मजिस्ट्रेट होता था उसको अधिकार दिया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे उनसे कलेक्ट करना, और क्राउन के अगेंस्ट में कुछ भी वो मान लीजिए गलत छापते थे तो उसकी प्रॉपर्टी को कंफिस्केट कर लेते थे लोग, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें देखेंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो डोमिनेशन जिस स्टेट में ज़्यादा है उनका उससे या संबंधित है उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसमें गलत जो है हमको वो देखना है, तो बीजू जनता दल जो है ये पॉपुलर है ओडिशा में, ठीक है। अन्य ऑप्शन जो है ठीक है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव के विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण नहीं है? तो वाइल्ड लाइफ के एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो अगर उनकी पॉपुलेशन एकदम से कम होने लगेगी ना, तब जाकर के उनको एक तरीके से नुकसान होगा इन अन्य ऑप्शंस के अलावा। डी में लिखा है कि फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ है तब तो उनकी संख्या बढ़ेगी ना, तो इस वजह से ये विपरीत करके लिख दिया गया था। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। नीचे दो कथन है और उसमें से एक कथन तथा दूसरा कारण है, उनमें रिलेशन देखना है। पहला है ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों को पेश किया, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना महालवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, है ना, रैयतवाड़ी, ये सब, तो अलग अलग रीजन में, है ना, इस तरह के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा है इसने भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण किया, ठीक है। देखिए किसानों में भी कुछ वर्ग बने, परंतु सिर्फ इकलौता ये कारण नहीं था, कई सारे अन्य कारण थे। बातें तो दोनों ठीक है यहाँ पे, बट ये इसका कारण स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए कुछ टेक्स्ट हमारे पास लिखे हुए हैं अलग अलग जो संकलन किए गए मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से,
इन पर विचार करना है और इनको काल क्रम में लगाना है, ठीक है, क्रोनोलॉजी। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सबको इतनी डेट्स स्पेसिफिक याद नहीं है, ठीक है। कोई ट्रिक मतलब कोई क्लू मिल जाए हमें ऑप्शन में से तो अलग बात है, अदरवाइज मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खैर यूपीपीसीएस की आदत है इस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को भी। अगर हम इनमें बात करें तो सबसे पहले इनमें जो किताबुल हिंद की रचना होती है अल-बरूनी के द्वारा अराउंड 130 AD में, ठीक है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई थी जो है अराउंड 1235 AD में, ठीक है, लगभग। तो ये दूसरा आ गया, ठीक है, 3-2। फिर आएगा फतवा जहांदारी, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, तबकात नासिरी आएगा इसके बाद, ठीक है। ये इसकी रचना मिन्हाज सिराज के द्वारा की गई जो है अराउंड 1260 AD में, ठीक है। तो 3, 2, 4 और लास्ट में 1 आ जाएगा। फतवा जहांदारी जो है जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है, ठीक। तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे, ठीक। वर्ष 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया तब गोलकुंडा का शासक कौन था? तो गोलकुंडा जो फोर्ट है काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे पहले। यहाँ पे जो है जो औरंगजेब के टाइम पीरियड के इसके मतलब फोर्ट पे कब्जे की बात हो रही है, तो इसमें ये कुतुब शाही डायनेस्टी का रूलर था अंतिम 8वां और अंतिम जो है अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है। तो ये रूलर था और इस समय जो है 1687 के आसपास औरंगजेब ने जो है इसको कब्जा किया था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट। छत्रपति शिवाजी की बात हो रही है मराठा साम्राज्य के, तो मुगलों की कैद से भागने के समय ये कौन से नगर में कैद थे? 1666 AD के आसपास इनविटेशन औरंगजेब से मिला था इनको, ठीक है, आगरा आने के लिए, और वहीं पे इनको कन्फिस्केट किया गया, तो वहाँ से जो है ये भागे थे। तो इस घटना को थोड़ा पढ़िएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ इसमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य को जो है मांडले जेल में बंद थे जो है लोकमान्य तिलक, है ना, तो इन्होंने अराउंड 1915 के आसपास इसको लिखा था वहीं पे। कौन सा युग में फिर से देखें सुमेलित नहीं है, कुछ सूफी संतों के नाम लिखे हैं और उनके जो मकबरे हैं, है ना, कहाँ पर स्थित हैं? तो निज़ामुद्दीन औलिया जो मुल्तान लिखा है गलत है, दिल्ली में है इनका, ठीक है। अन्य विकल्पों को देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल की नहरें फिरोज शाह के रजबवाह, ठीक है, इस टर्म को देखिएगा, इसको पुनर्निर्मित करके बनाई गई थी, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में जो यमुना से ये बनाई गई कैनाल, ठीक है, सिंचाई वगैरह के पर्पज़ के लिए, उसको रजबवाह कहते थे। इस टर्म को ध्यान रखेंगे, यूपीपीसीएस इसको कई बार पूछ चुका है पहले भी, आगे भी संभावना रहती है, ठीक। और एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह के टाइम पीरियड पे ही जो कई सारी कैनाल्स को रिपेयर कराया गया और उस पर उसने जो है सिंचाई के लिए जो यूज़ होती थी, तो उस पर हक ए शर्ब नाम का टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, वाटर टैक्स कह लीजिए इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो लेटर ऑन मुगल काल में इनको ही जो है यहाँ पे पुनर्निर्मित किया गया, तो इनको जो है क्या कहा गया? शाहब नहर, है ना। ये टर्म्स काफ़ी अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नवरस इस पुस्तक का लेखक था? तो मध्यकाल में ये भी जो है इसके बीजापुर के सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, ठीक, इनकी रचना है। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह इसमें से कौन से एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो ये फॉर्मर क्रिकेटर थे भारतीय क्रिकेट टीम के, है ना, जो 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता, उस टीम के भी हिस्सा थे ये, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है ये। 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, 7th एडिशन था, और इसमें भारत की तरफ से किस केंद्रीय मंत्री ने पार्टिसिपेट किया? तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। टुगेदर स्ट्रॉन्गर ये थीम है किसका? हमारा वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे, ठीक है, विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस। तो ब्रेन से संबंधित एक हमारी जो है डिसऑर्डर है, तो इसके बारे में अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए डे ऑब्जर्व करते हैं 6 अक्टूबर को, ठीक है। थीम देख लीजिए, छोटा सा ही है।
हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो बेसिकली जो ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है ना, केंद्र सरकार का, तो उन्होंने 2015 में एक ये पोर्टल लॉन्च किया था, अनुभव पोर्टल, जिसमें जो कुछ हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने कुछ जो उनके थ्रू आउट कमेंडेबल वर्क्स रहे हैं वो सबके एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अवार्ड ये दिए जाते हैं, ठीक। तो 2023 में भी ये दिया गया है विज्ञान भवन दिल्ली में, और हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं इसके DOPT के जितेंद्र सिंह, ठीक, इन्होंने ही ये अवार्ड्स दिए हैं। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सामिया इमाद फारूकी को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे भारत की तरफ से उन्नति हुडा है ना, ये हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने अवार्ड जीता है, ठीक। करीब 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन, तो इन्होंने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो हमारे भारत के चीफ जस्टिस जो हैं DY चंद्रचूड़ जी, इनको दिया गया है अवार्ड। 26 से 29 फरवरी तक भारत टेक्स, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है या आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होना है। बेसिकली क्या है, ये हमारा एक ग्लोबल है ना टेक्सटाइल का मेगा इवेंट है, ठीक है, जिसमें अलग अलग देशों से कई सारे पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भी रिसेंटली जो है इसको अनाउंस किया था जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने, ठीक, इनके द्वारा समर्थित ये इनिशिएटिव जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो है स्पेशली रूरल एरियाज़ में ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से, खास करके 3 कंपोनेंट है इस हमारे स्कीम में, टेलीमेडिसिन, बेसिक डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी और ये ऑनलाइन एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर्स, ठीक है। तो इन सब सुविधाओं के साथ ये स्कीम जो है इसको शुरू किया जाएगा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ठीक, तो भारत की तरफ से शुभमन गिल, ठीक है, जो ये हैं, इन्होंने सबसे तेज़ अब तक जो रिकॉर्ड थे, जैसे इससे पहले हाशिम अमला और बाबर आजम का रिकॉर्ड था, ठीक है, उनको बीट करके अब ये सबसे टॉप पे आ गए हैं। 2 कथन हैं, कौन से सही हैं देखते हैं इसके बारे में। मुगल बादशाह अकबर के बारे में कहा गया है कि अकबर ने लड़के और लड़कियों की शादी की आयु तय करने की कोशिश की और अकबर ने लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी दी, न कि माता पिता के दबाव में आकर के करने की। तो दोनों बातें ठीक हैं। अकबर के टाइम पीरियड पे जो है इन्होंने मैक्सिमम ये कह सकते हैं मिनिमम एज जो है लड़कियों की शादी के लिए फिक्स की 14 साल और लड़कों के लिए जो है 18 साल, ठीक है। नहीं 18 नहीं, ये 16 था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इन्होंने चाइल्ड मैरिज जो है उसको डिस्करेज किया। उस समय की सोसाइटी के हिसाब से ये आइडियल एज इन्होंने डिसाइड करी और इन्होंने लड़कियों को एक तरीके की फ्रीडम प्रदान करने की कोशिश की कि वो अपने मर्जी से जिससे शादी करना चाहें वो करें, माता पिता के दबाव में आकर के कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जो उन्होंने निर्धारित किया हो उससे कर लें, था ना, ये बात नहीं थी। तो दोनों बातें यहाँ पर ठीक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला ई लोक अदालत कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा था उसके दौरान शुरू किया गया था? तो पहली ई लोक अदालत जो है छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसमें जो है रेंगमा ट्राइब जो है ऑप्शन बी में, ये मुख्य रूप से तिब्बत और ये म्यांमार इन सब रीजन से संबंधित है, ये ऑड हो जाएगी। बाकी ये सब जो 3 अन्य हैं ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय नदी है? ठीक है, तो हिमालय की जो हमारी ऐसे श्रृंखलाएं हैं इन सबको पार करते हुए जो हमारा मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिन होता है किस नदी का? सतलज, ठीक, इसमें जो मिल रही है तो इसको चुनेंगे। इसमें कौन सा पेयर मैच नहीं है? कुछ ट्राइब्स हैं संबंधित राज्य जहाँ पर ये पाई जाती हैं प्रारंभिक रूप से, मूल रूप से। तो इसमें जो खस ट्राइब अरुणाचल लिखा हुआ है ये गलत है। खस ट्राइब आप देखेंगे तो इसमें कश्मीर के रीजन में मिलेंगे, ठीक है, इधर नेपाल में मिल जाएंगे, ठीक, अन्य विकल्प ठीक है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो लगभग 1398 AD में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट जो थी ये इसमें अराउंड 24 सितंबर, ठीक है, 1398।
तो इसमें बेसिकली तैमूर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो दिल्ली के उस समय के जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान है ना, तो उनके जो हिंदू सबऑर्डिनेट्स हैं उनके प्रति उनका टॉलरेंस जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, ठीक है, दमन के बदले, है ना, वो जनरस हो रहे हैं काफ़ी। तो इस चीज़ को इसने जो है काउंटर करने के लिए आक्रमण किया इस रीजन में, ठीक है, कई जगह नरसंहार हुए। तो काफ़ी फेमस है ये इसका आक्रमण। तो 1398 को चुनेंगे। आपको जरा हमें ये बताना है कि इसका संबंध कहाँ से है, ठीक है, जरा कमेंट कीजिएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, ये बताना है। बक्सर की जो बैटल है अक्टूबर 1764, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर कासिम वगैरह, ठीक है, बंगाल में। तो दिल्ली की अगर बात करें तो मुगल शासक कौन था इसमें, शाह आलम सेकंड। मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दशः याद कर लीजिए, अक्सर कई चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। तो वही पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशलिस्ट है, सेकुलर है ना, सॉवरेन है, पब्लिक वेलफेयर, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करता है, ठीक है। तो जैसे केंद्र सरकार में संसद की अगर हम बात करें तो ये सब काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो राज्य के स्तर पर गवर्नर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं ये अपॉइंट होते हैं उस रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर के द्वारा, यानी कि जो हमारी स्टेट की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, उनके द्वारा, ठीक। ऑप्शन बी। संविधान की 6वीं अनुसूची के बारे में बात हो रही है, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। पहले भी हमने बात की हुई है कि 12 अनुसूचियों में जो हमारे अलग अलग विषय दिए हुए हैं, तो 6th में ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित राज्यों की व्याख्या की गई है। 4 राज्य हैं इसमें, कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो इसमें मणिपुर नहीं है। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, ठीक है। तो ये हमारा तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक। तो जो हमारा रिटर्निंग मानसून है अक्टूबर नवंबर के महीनों में, ठीक है, उसके माध्यम से वर्षा होती है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला के बारे में बताना है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो हमने पहले बात की हुई है अरावली रेंजेस, सबसे न्यूएस्ट हिमालयन, ठीक। कश्मीर की घाटी जो है किनके बीच स्थित है, तो हिमालयन रेंजेस के बीच हमारे जो ये हिमालयन स्टेट्स हैं, वैलीज हैं, ये सब अलग अलग रेंजेस के बीच स्थित हैं। इन सब के बारे में हम जो है पहले बता चुके हैं कई के बारे में, तो इनको पढ़िएगा और खास करके मैप पे देखिएगा एक बार, ठीक। कश्मीर वैली की बात करें तो पीर पांजाल जो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में इसके, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम कह सकते हैं जो मेन हिमालयन रेंजेस हैं, यानी हिमाद्री। तो बी विकल्प को चुनेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें, ठीक है, ठीक। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखें, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।